परिचय करवाऊंगा। आजाद जैन जी का जन्म 19 जनवरी को हुआ। आप एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। आपको व्यापक रूप से आपकी थ्रिलर फिल्म पाब्लो के लिए जाना जाता है, जिसे रिलीज के 1 वर्ष में 11 पुरस्कार मिले। आपको अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में 10 से अधिक परियोजनाओं का अनुभव है, लेकिन मुख्य रूप से अभिनेता और निर्माता के रूप में आप जाने जाते हैं। आपकी लघु फिल्में हैं पाब्लो, उपमा और क्षमा। इसके बाद आदरणीय मनोज शर्मा जी का जन्म 19 अक्टूबर 1973 को हुआ। आप एक भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म लेखक, पटकथा लेखक और संपादक हैं। एक पटकथा लेखक और निर्देशक के रूप में आपको बिन फेरे, हम तेरे, स्पर्श द टच, माई का बेटवा और सुहा लाइफ बियॉन्ड सुपरस्टिशन के लिए जाना जाता है। भाई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस सेशन में। आज का जो सेशन है वो पटकथा पर आधारित है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है। जो समाज में घटता है सिनेमा वही दिखाता है। लेकिन कभी कभी इसके उलट भी होता है कि सिनेमा समाज को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि सिनेमा की सोच को बदलने का भी मादा रखता है, ताकत रखता है। तो इस इतने ताकतवर माध्यम का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या कह सकते हैं कि फिल्म की जो आत्मा होती है वो होती है उसकी पटकथा, उसकी कहानी, उसकी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट और कहानी एक समय के साथ साथ देख रहे हैं हम कि हमारे फिल्मों को जो है एक वैचारिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति पर हमले तेज हो रहे हैं। तो ऐसे समय में मेरा सबसे पहला सवाल मनोज जी से रहेगा कि ये जो वैचारिक हथियार के रूप में जो हमारी संस्कृति, समाज और राष्ट्र के खिलाफ फिल्मों को माध्यम बनाया गया है, ये क्यों हो रहा है और इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? धन्यवाद देवी जी। आपने जो प्रश्न उठाया है पत्रकार को लेकर या मीडिया को लेकर, तो इसमें अभी जो दृश्य बन रहा है वो इस ढंग का बन रहा है कि हम शोषित वर्ग में आ चुके हैं। 135 करोड़ में 80% एक वर्ग विशेष है जो देश से प्रेम रखता है, लगाव रखता है, लेकिन उसकी पसंद का कोई भी कंटेंट उसे देखने को नहीं मिलता। पटकथा आज का शीर्षक है, तो पटकथा के 2 भाग हम मान लेते हैं। एक तो इसका उद्देश्य और एक इसकी तकनीक पे हम किसी और वर्कशॉप में बात करेंगे। आज हम इसके उद्देश्य पर, इसकी दिशा पर, कि जो पटकथा लेखन आज हो रहा है भारत में, उसकी दिशा क्या है और क्या होना चाहिए। शुरुआती फिल्में बनी थी राजा हरिश्चंद्र पर, वहां से फिसलकर हम सोने के तस्करों पर आ गए। हाल में कोई पुष्पा राज जैसा कोई चंदन तस्कर आ गया। तो ये जो पटकथा है ये समाज को, देश को क्या दे रही है? आगे बढ़ते हैं। क्राइम पेट्रोल चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, अकबर पर आ गई है, अकबर महान हो गए, मकड़ी जैसे स्पाइडरमैन आ गए, हैरी पॉटर आ गए। हमारे खुद के प्रताप, महाराणा प्रताप भाला लेकर कब आएंगे? जिन विक्रमादित्य जी के संवत में हम जीवन जी रहे हैं उन पे कब फिल्म बनेगी? सदियों गुजर गई, माँ अहिल्या की नगरी है ये। माँ अहिल्या पर फिल्म की हम अभी तक प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। सदियों बाद एक आध सीरियल अभी आया है। तो जो कंटेंट बन रहा है मीडिया का, जो पटकथा लिखी जा रही है, वो किसी और ही दिशा में जा रही है। उसको कैसे सुधारना, उस पर आगे बात करते हैं। पिछले 2.5-3 साल में हमने मध्य भारत के विभिन्न क्रांतिकारियों के ऊपर काफी रिसर्च की। तो हमें पता लगा कि इंदौर से 5-10 किलोमीटर की दूरी में भी 50-50 क्रांतिकारी हैं जिनका इतिहास जिंदा है, जिन्होंने 80 बमों को मिलाकर एक बम बनाया और कृष्णपुरा के पुल के ऊपर उसे फेंका अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। लेकिन जब हम कंटेंट बनाते हैं, पटकथा लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं या मीडिया के लिए कुछ प्लान करते हैं, तो उनका कोई नामो निशान इतिहास में दिखाई नहीं देता। आप विश्वास करें, इंदौर संभाग में से 250 क्रांतिकारी शहीद हुए हैं जिन्होंने
अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दिए, सारे परिवार ने उसमें त्याग किया और वो कहीं नजर नहीं आता। अब जरूर प्रयास हुए हैं पिछले कुछ समय से, अन्यथा 1942 से 47 के बीच के नाम और निशान वाले जिन्होंने उंगली कटाकर शहीद जो बन गए हैं, जो एक दिन की जेल जाकर अमर शहीद कहला रहे हैं, उनकी 250 लोगों की एक पुस्तिका आपको जरूर मिल जाएगी, जिसमें इंदौर के तमाम धनिक वर्ग और इस खास किस्म के लोग हैं जो जेल एक दिन के लिए गए और क्रांति करे मरे। तो कंटेंट लिखना, पटकथा, कथा, हमारा ये कहना है कि उसका सरोकार होना चाहिए हमसे, उसमें हमारी बात होना चाहिए। हम कब तक विदेशों की संस्कृति को झेलते रहेंगे, क्योंकि मीडिया इतनी आसान चीज नहीं है, इतनी छोटी सी चीज नहीं है। मीडिया आपका ब्रेन वॉश कर देता है। जब आप जन्म लेते हैं तो कोई भाषा नहीं जानते, आज आपका जो दृष्टिकोण है वो उस कंटेंट से बना है जो आपके ब्रेन में गया है, ये मीडिया ने आपको बनाया। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के बारे में पूरा पश्चिमी मीडिया एक तरह से रूस को अपराधी दिखा रहा है, लेकिन उसके अपने 14 भाई अलग हो गए। अब आप कल्पना कीजिए मीडिया का जो कंटेंट, जो स्क्रिप्टिंग है, वो क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। हमारे अपने बच्चे अपनी संस्कृति के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो कैसे खड़े हो रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा युद्ध चल रहा है, एक अघोषित युद्ध चल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री। वहाँ 3 दशक हमारे बीते हैं। अगर आप क्रांतिकारियों पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 5 OTT हैं, एंटरटेन ही नहीं करती, उस पर बात ही नहीं करना चाहती है। डिज्नी, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। अब आप सोचिए कि अगर हमें बहुसंख्यक जनता तक हमारा कंटेंट पहुंचाना है तो इन मल्टीनेशनल से हमारी संस्कृति के लिए प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो इंडस्ट्री का सच सबको मालूम है। कवि प्रदीप के ऊपर हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका रिस्पांस बॉम्बे में हमें इसलिए नहीं मिल रहा कि वो ग्लैमर वर्ल्ड नहीं आती। आज अगर क्राइम पेट्रोल होता, कुछ ऐसी पाश्चात्य संस्कृति की कंटेंट होते, पाताल लोक जैसी सीरीज होती, तो इमीडिएटली वो लोग एडवांस में पैसा दे देते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है वो, मतलब एक खास किस्म की कल्चर ही ये प्रमोट करने के लिए शायद इन्हें फंडिंग मिल रही है, या इंटरनेशनल फंडिंग इस पैमाने पर ही होती कि आप भारतीय संस्कृति को आगे ना बढ़ाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देवेंद्र जी की जब आप कंटेंट लिखते हैं, स्टोरी चुनते हैं, तो उस समय ये ध्यान देना जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या हो। मेरा ऐसा कहना है कि ये तो एक तकनीक है, एक विधा है, लेकिन उस विधा का क्या मतलब जो हमारे खिलाफ में इस्तेमाल हो जाए। तो बिल्कुल भाई साहब, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि देखो, हथियारों की और शस्त्रों की लड़ाई तो हम सामने से देखते हैं, लेकिन ये एक वैचारिक युद्ध है। जी बिल्कुल। और बहुत स्नेह स्नेह एक प्रकार का पॉइजन, एक तरह का जहर हमारी युवा पीढ़ी के दिमाग में भरा जा रहा है, और ये अपने नैरेटिव्स गले उतारने का एक प्रयास है। हम पिछले कई दशकों से देखते आए हैं कि कुछ ऐसी फिल्में आई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसमें एक में दिखाया ये जाता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं, और उस संबंध को खराब करने के लिए एक हिंदू मिलिटेंट ग्रुप खड़ा हो गया है, जो कि देखा जाए तो रियलिटी नहीं है, बट इस तरह का नैरेटिव बनाकर पेश किया जा रहा है। जबकि ऐसे आतंकवादी संगठन सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन उसका उदाहरण हमारे फिल्मकारों के पास नहीं है। एक और फिल्म आई जिसमें यह था कि नायक जो है पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करता है, और वहां फौज उसको पकड़ लेती है, और वो इतने रहमदिल होते हैं कि भाई उसे पाकिस्तान में जाने देते हैं। तो ये इस तरह के नैरेटिव्स हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी के गले उतारे जा रहे हैं, और बिना किसी विरोध के वो इसे कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, दिल में जगह भी दे रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारी शुरुआत हुई थी राजा हरिश्चंद्र से, तो मेरा अगला सवाल है आजाद जैन जी से कि समय के साथ जो हम साहित्य, इतिहास, माइथोलॉजी जो है हमारी फिल्मों से दूर होते जा रहे हैं, तो साहित्य, इतिहास और माइथोलॉजी को हम किस तरह वापस अपनी पटकथाओं में लाएं, हमारी जनरेशन, हमारी जो नई पीढ़ी है उसको किस तरह आकर्षित करें हमारी माइथोलॉजी जो कि बहुत ही समृद्ध है, उसके लिए आप कुछ रास्ता सुझाएं भाई साहब। हेलो, थैंक यू देवेंद्र जी। अभी आपने कहा सिनेमा समाज का दर्पण,
और आपने ये भी जोड़ा कि सिनेमा में जो दिखाया जाता है वो आसानी से समाज के अंदर उतर है। दोनों ही स्टेटमेंट है। आप ये देख लें कि कोई भी एक वेब सीरीज ले लें, कोई भी नाम लिए बिना मैं बोलूँगा, इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद उस शहर में, मिर्जापुर में गली गली हत्याएं हो रही, हर पेट्रोल पंप लूटे जाते हैं। ये पिक्चर समाज के दिमाग में बनती है। तो हम क्या कहेंगे, समाज, ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट सिनेमा ने डेफिनेटली समाज से उठाया, लेकिन किसी कोने में हो रहा था उसको उठाया और इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया कि वो ऐसा लगता है कि वो समाज के हर कोने में हो रहा है। और साहित्य से जो दूरी हमारी हुई है, ये बहुत हद तक सच है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग ओपिनियन भी इस मामले में रखता हूँ। हरिश्चंद्र की पिक्चर बनाई, उसके बाद सत्यजीत रे साहब भी आए, मृणाल सेन साहब भी आए, राज कपूर भी आए। ये सब ऐसे निर्माता और निर्देशक थे जिनके अंदर थोड़ी सी संवेदनशीलता थी, और इस संवेदनशीलता के साथ इन्होंने अपना सिनेमा बनाया जो मार्मिक भी रहा, साहित्यिक भी रहा, और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया। बस ये था कि इनकी संख्या बहुत कम थी, क्योंकि जो लोगों को पसंद है, जो दिखाया जा रहा है, निर्माता उससे ड्राइव होते हैं, उसके आधार पर काम करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। अब देखा जाए तो मेन स्ट्रीम सिनेमा और रीजनल सिनेमा, तो रीजनल सिनेमा हमेशा वफादार रहा है देश के। आप बंगाली साहित्य देख लीजिए, आप मराठी देखें, ये सिनेमा ऐसे हैं जो अपने, इनकी कहानियाँ ऐसी गढ़ी गई जो साहित्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई, अपने समाज के जो ये है उसमें भी अच्छा रहा, काम किया उन्होंने। तो रीजनल सिनेमा का जो रोल रहा है वो निश्चित तौर पे बड़ा फेथफुल रहा है फॉर द कंट्री, लेकिन हुआ यह है कि उनकी संख्या बहुत कम रही है। क्यों इतना बड़ा भूचाल समाज में आ गया कि सिनेमा जो है कहते हैं कि सिनेमा अपना रास्ता भटक गया है। सही बात है, सिनेमा अपना रास्ता भटक गया है क्योंकि उसको भटकने देने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी उतने अच्छे से नहीं निभा पाए। देखिए, सिनेमा के बारे में कहते हैं कि वो 16 साल की लड़की की तरह होता है, अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है वो लड़की 16 साल की। पर सीबीएफसी को एक बुआ जी की तरह काम करना चाहिए, तो वो बुआ जी ने अपना रोल उतना अच्छा नहीं निभाया जितना निभाया जाना चाहिए, या जितनी परिवर्तनशीलता उनको दिखाई जानी चाहिए थी उनको अपने स्ट्रक्चर में, फॉर्मेट में, डिसीजंस में, स्विफ्टनेस में, वो नहीं हुआ। और धीरे 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 सिनेमा हमारे हाथ से फिसलता गया और साहित्य से दूर होता चला गया, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है उससे दूर होता चला गया। अब अगर वापस लाना है तो एक बुआ जी को खड़ा करना पड़ेगा और बुआ जी को हमें ताकत देना पड़ेगी। उनको हो सकता है बुआ जी ओल्ड स्कूल हो तो हमें उनको नया स्कूल क्या होता है ये भी पढ़ाना पड़ेगा, और हो सकता है तो हमें बुआ जी को बदलना भी पड़ेगा, या उसके स्ट्रक्चर्स में इतने आमूलचूल परिवर्तन लाने पड़ेंगे कि वो डंडा लेके खड़ी हो जाए तो 16 साल की लड़की को ये बता सके ये काम जो आप कर रही हो अच्छा है, पर ये काम करने से आपको ये नुकसान है। और टाइम ये अगर बता दिया जाए तो इसमें इतना समृद्ध है हमारा सिनेमा कि उसको ये बात समझ में नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है। पिछले दिनों में क्या हुआ है, टूरिज्म बहुत बढ़ा, स्टूडेंट्स बहुत बाहर गए, बाहर का साहित्य हमारे यहाँ आया, बाहर की फिल्में भी हमारे यहाँ आई, और भी कई कारण हैं जो फास्ट फूड आइटम्स भी बाहर से यहाँ आ गए। तो हमारा एक रुझान जो है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चला गया, सिनेमा का भी चला गया, जो समाज में होता है वो सिनेमा में हो रहा है, वैसा रहा। अब अगर हमें इन सबको वापस लाना है, नए सिरे से एक अच्छी गाइडलाइंस बनाना पड़ेगी। निश्चित तौर पे अच्छी गाइडलाइंस का बनना जरूरी है ताकि भले परसेंटेज कम बने, साहित्य आधारित फिल्में 100 में से 5 बने, लेकिन जरूर बने।
अगर वो स्लॉट वहां खाली होगा कि अभी 5 में से एक भी आदमी आया नहीं है इस बार की रिलीज में, तो आई एम श्योर सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर्स उस स्लॉट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे इंसेंटिव्स हमें उनको देना चाहिए। तो गाइडलाइंस का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ये मेरा ऐसा मानना है। जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया भाई साहब आपने, क्योंकि जब तक कुछ युद्ध स्तर के प्रयास नहीं होंगे इस विषय में, तब तक बदलाव आना मुमकिन नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व सिनेमा की तरफ अगर हम नजर घुमाएं तो कई सारी भाषाओं में देखिए आप कोरियन, ईरानियन, इटालियन, स्पेनिश भाषा की फिल्में और वहाँ की संस्कृति से उपजी फिल्में विश्व स्तर पर सराही जा रही हैं, विश्व स्तरीय अवार्ड उन्हें प्राप्त हो रहे हैं और वो कला की दृष्टि से वाकई उत्कृष्ट फिल्में होती हैं। लेकिन जहां हम हिंदी फिल्मों की बात करते हैं तो हमारी अपनी फिल्में पाश्चात्य मूल्यों से प्रभावित लगती हैं, लेकिन कुछ अच्छा देने के लिए हमें अपना रंग दिखाना होगा, हमें अपनी संस्कृति दिखानी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी अभी जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं संस्कृति को पिछड़ेपन से जोड़ती है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और आपने ये कहा कि गाइडलाइन अपनी जगह पर है, सारे नियम अपनी जगह है। जो हमारी फिल्म उद्योग में जो सिंडिकेट्स और नेक्सस का एक बड़ा जाल है कि आप कोई राष्ट्र के हित का विषय लेकर जाते हैं तो उसके पीछे पड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हमें ऐसे समय में उनसे निपटने की भी बड़ी जरूरत रहेगी। जैसे कि अभी आपने साहित्य की बात की, तो जो गुरुदत्त, विमल राय, राज कपूर, शांताराम, सत्यजीत रे, ऋषिकेश मुखर्जी जो थे, इन्होंने अपनी पटकथाओं को साहित्य के काफी समीप रखा, साहित्य से कभी भी विमुख नहीं हुए, इसीलिए ये जो है यादगार फिल्में दे पाए और आज भी उनकी फिल्मों को इतिहास की उत्कृष्ट फिल्मों में माना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। विषय की अगर बात करें, पटकथाओं में विषय, मार्मिक विषय, ज्वलंत मुद्दे क्यों नहीं आते हैं? अगर हम मान ले, थोड़ी देर के लिए यह मान ले कि भाई हमारा जो सिनेमा है और हमारे जो निर्माता है, हमारे जो पटकथा लेखक है, वो पश्चिम से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो भी वो सही तरह से क्यों नहीं प्रभावित हो पा रहे हैं? जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं, तो अश्वेतों पर अत्याचार के लिए 12 Years a Slave, जेंगो अनचेंड जैसी बड़ी कमर्शियल फिल्में बनी और जिन्हें काफी सराहा भी गया। अगर यहूदियों पर अत्याचार के ऊपर हम बात करें तो द बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामा, शिंडलर्स लिस्ट जैसी महान फिल्में बनी हैं। लेकिन ऐसा क्या चीज है जो हमें रोकती है कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर एक फिल्म बनने के लिए 30 दशक लग गए, उस पर एक फिल्म नहीं बन पाई? तो खोट कहाँ है? क्या हमारे मन में या हम इतने ज्यादा अपने समाज से विमुख हो गए हैं कि हमारे ही देश के एक हिस्से में इतना कुछ घट जाता है और हमारी कहानियों में भी उनका दर्द जगह नहीं ले पाता? ऐसा क्यों? आप दोनों में से कोई भी इस बात का, इसमें प्रकाश डालें जरा। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमें ऑथेंटिक व्यक्ति बनना पड़ेगा। हम शुद्ध भारतीय व्यक्ति हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हमें उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है कि आप कैथारसिस होता है कि आप जीवन के संघर्ष में परेशान हो जाते हैं, आपके दिमाग में एक पीड़ा, ये क्या रेस्क्यू मिशन होता है, 9/11 जैसा मिशन होता है मीडिया फिल्म बनाना, कि एंटरटेनमेंट एक निकास, एक रिलीज है। आपके जो तनाव है उससे बचने के लिए आप महीने में एक बार थिएटर चले जाएं या ओटीटी का कोई चैनल सब्सक्राइब कर लें या यूट्यूब पे कुछ देखने लगते हैं। ये एडिक्शन भी बन चुका है, आपकी नई जनरेशन पूरी इसमें डूब गई है। तो इस चीज को उन्होंने भाप लिया कि इन्हें इनकी अस्मिता से, इनके जड़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पास सिर्फ एक आवेश में आते हैं, सनसनी। आपकी न्यूज इंडस्ट्री भी बदल गई है कि सनसनी बिकती है, एक्साइटमेंट बिकता है, थ्रिल बिकता है। जब आप डील करते हैं ओटीटी पे कारपोरेट्स में, 4-5 कारपोरेट से मल्टीनेशनल वही पूरे बॉलीवुड को चला रहे हैं, बाकी के गल्फ के लोग चला रहे हैं, 10-5% अपने भारत के जुड़े लोग हैं। तो आपका जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है और हिंदी का सारा मीडिया बॉम्बे से होता है और वो उनके हाथों में जा चुका है, कई दशकों से चले गया। तो जब वो डील करने जाते हैं तो उनके पॉइंट्स होते हैं कि इसमें थ्रिल कितना है,
एक्साइटमेंट कितना है, एक्शन, मतलब इसमें आपकी कल्चर कितनी कोई पूछता ही नहीं है। कल्चर वो पूछते नहीं है, उन्हें पता है कि ये साइंटिफिक रीजन है जिसपे आप उनके कंटेंट को पॉपुलर बना ही देंगे, और आप बना ही देते हैं। आप वो, मेरे समझ में नहीं आया है पिक्चर इतनी बड़ी पॉपुलर हो गई। चंदन का तस्कर ही था ना, वो चोर ही था ना, देशद्रोही था। पुष्पराज में ऐसा क्या है, बच्चा बच्चा दाढ़ी में हाथ घुमा रहा है, मैं झुकेगा नहीं, मैं क्या है ये। महाराणा प्रताप की नकल करके कोई नहीं बोलता कि मैं झुकेगा नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है। तो आपके वैल्यूज धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, और अपने लिए फसल तैयार कर लिए। वो फसल जिसको बुजुर्ग भी मना करें तो वो जाकर OTT पे या अपने मोबाइल पर वही कंटेंट देखेगा। तो उनका एक नया कस्टमर बेस हो गया। मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब सास भी कभी बहू थी सीरियल के इक्विपमेंट हमारे ऐसे जाते थे, एकता कपूर का पहले हम 5 के लिए हमारे यहाँ से 2 साल इक्विपमेंट गया, तो उन दिनों सास भी कभी बहू थी सीरियल चल निकला तो अच्छे उसकी TRP बढ़ गई। तो एक एक करके 6 साइकियाट्रिस्ट हायर किए एकता कपूर ने कि रिसर्च कीजिए कि इतनी जबरदस्त TRP क्यों आ रही है और मैं इसको कंटिन्यू कैसे कर सकती हूँ, और इस तरह के मैं 10-20 सीरियल और कैसे ला सकती हूँ। तो साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट आई, कंक्लूजन आया कि भाई ये जो जॉइंट फैमिलीज हैं इनमें कोई ना कोई 1-2 बहू ऐसी होती हैं जो मन की बात यथा किसी से कह नहीं पाती, आदर्श वातावरण में संस्कारों के चलते। तो संस्कारों के चलते चलते उसका दमन हमें निकलवाना है, उसे रुलवाना है। तो आप कुछ दिनों में किसी को मार दीजिए, या कुछ दिनों में कुछ ऐसा हादसा दिखाइए कि वो उसे देखकर रोने लगे, और सास को इतनी विलेन बना दीजिए। आज आप बताएं, हमारे घरों में मैं तो कई बार आश्चर्य करता हूँ कि ऐसी सास ढूंढना पड़ेगी कहाँ, ऐसी जो मर्डर करवाती हो, जो कारपोरेट बेटे का हक ले लेती हो, जो उसी समय 3-4 लड़कियां देख लेती हो कि दूसरी शादी करना, तीसरी भी करना है, तू एक काम कर इसको मरवा दे। अरे क्या हो रहा है यार, हमारे घरों में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। थोड़ा मैं बड़ा हुआ था, जब स्कूल से कॉलेज में गया, 1-2 फिल्में देखी, तो मैंने पूछा दोस्त से कि ये कौन लोग हैं, ये जो हाथ में फूल वूल बांध के जाते हैं, क्या जगह। तूने कहा भाई ये मुजरा उजरा होता है। मेरी तो जिंदगी में किसी ने देखा नहीं, ये कहाँ होता है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये कौन लोग हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं। आप बताएं, यहाँ से 100 किलोमीटर में ऐसी कोई जगह है, हमारे पिताजी हमारे दादाजी ने इस तरह की कोई संस्कृति देखी? हर तीसरी फिल्म में आता था वो, कौन होती है उमराव जान, लक्ष्मीबाई पे तो अभी फिल्म बनी भाई। तो आपका पूरा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हाईजेक हो गया। अनफॉर्चुनेटली उसको फॉलो कर रहा है पूरा देश, नई पीढ़ी तो पूरी कर रही है। अब इस समय बड़ी सूक्ष्म संवेदनशीलता, संवेदनशीलता को प्रणाम करना पड़ेगा, वही इसको रोक सकती है। और अपने शीर्ष नेतृत्व में ये मैं समझता हूँ देवदूतों ने जन्म लिया है, जो अपने स्तर पे बहुत कुछ कर रहे हैं, साइलेंटली कर रहे हैं। तो समय लगता है, ऐसी आशा है कि हो जाएगा। सेंसरशिप भी पहले से काफी कठोर हुई है, पर चोर बदमाश में जैसे दूसरी खिड़की ढूंढते हैं ना, तभी वो चल रहा है कि नए रास्ते निकाल देते हैं। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि एक तो हिस्सा हो गया उनकी साइड का, लेकिन वो उसमें एक अच्छी बात है कि वो कमर्शियल हो गया। अगर उन्हें घाटा होगा तो वो चीजें नहीं बनाएंगे वैसी। एक हिस्सा है हमारी तरफ, अगर हम ये जागरण करें, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जागरण करें, व्याकरण न करें। व्याकरण में त्रुटि चलेगी, जागरण अपना उद्देश्य न। तो हम ऐसा जागरण करें कि हम हमारी पसंद के कंटेंट को, और अभी कुछ दिनों से होने लगा है कि लोग हमारी टाइप के कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। अगर वो ऐसी फिल्में चलती नहीं थी भाई, बिल्कुल भी नहीं चलती थी, बिकती नहीं थी, रिलीज नहीं होती थी। तो जो हमारे मौलिक कंटेंट है, जो हम हैं, ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी, वो थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ है अभी, और उनके कंटेंट का विरोध भी चालू हो गया है। तो ये अगर बढ़ते रहा ऐसा, तो एक दिन वो मजबूर हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे, एक सर्वे करवाया है सर, आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, 300 साल माहिल्या को हो गए, उस पर अभी तक मूवी मेरे नॉलेज में नहीं आई है। इसी महेश्वर में 50 फिल्में शूट करके चले गए। कारण क्या, हम डिमांड नहीं करते, हम रिजेक्ट नहीं करते उन लोगों को, क्या ये क्या उटपटांग देख रहे हो, नहीं देखेंगे। तो कुछ 2-3 सालों से चालू हुआ है। कुछ खास हीरो है, 2-3 उनकी फिल्मों को लोगों ने बायकट सोशल इसलिए किया कि वो समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो ये ट्रेंड आगे चलेगा तो तय है कि हमारी संस्कृति आपको बड़े पर्दे पर, बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी, पर वो शुरुआत दर्शकों की ओर से ही होगी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने भाई साहब, और ये संकेत बहुत अच्छे हैं। हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि संस्कृति के खिलाफ और धर्म के खिलाफ जिस तरह से बहुत ही कंफर्ट जोन में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना देना या हमारे संस्कृति की फिछालेदार करना, इन
चीजों पर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं। और किसी भी बदलाव के लिए केवल एक पक्ष ही जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। दर्शकों को भी अपनी पसंद बदलनी होगी, अपना कंटेंट खुद चुनना होगा। तो फिल्म निर्माता निर्देशक भी अपनी पटकथाओं में बदलाव जरूर करेंगे। जैसा कि मैं अभी पिछले कुछ 4-6 महीने पहले मुझे 2 मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक फिल्म बनाने का निर्देशित किया गया उनके द्वारा, और तब मुझे जानने में आया कि शंकर शाह रघुनाथ साहब जैसे भी क्रांतिकारी हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए, जिन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे इसको बनाने में बड़ा आनंद आया और मुझे बहुत अच्छे फैक्ट्स पता चले, लेकिन मुझे दुख भी इस बात का हुआ कि मेरे जैसा व्यक्ति उन क्रांतिकारियों के बारे में अभी तक नहीं जानता था। मैंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में पहली बार उन क्रांतिकारियों का नाम सुना और उनका बलिदान अतुलनीय है। तो ऐसे कई अनसंग हीरोज, ऐसे कई भूले बिसरे नायक इस मिट्टी से जन्मे, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया मां भारती के लिए, और वो हमारी कहानियों में स्थान नहीं पा सके। जी। तो नई पीढ़ी को इन बलिदानों से, इन नायकों से परिचय करवाने के लिए हमें पटकथाओं का रुख भी मोड़ना होगा। अब मैं थोड़ा सा पटकथा के तकनीकी पहलू की तरफ, टेक्निकल पार्ट की तरफ जाना चाहूंगा, और मैं माननीय आजाद जैन जी से ये सवाल करूंगा कि ऐसा पटकथा लेखन जितना मौलिक और रचनात्मक है, उतना ही टेक्निकल भी है। एक समय, स्थान, सिचुएशन और पात्रों के ढांचों पर जो कहानी आकार लेती है, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारे जो नए लेखक, जो नई पीढ़ी आ रही है, उन्हें क्या ऐसे बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे वो एक उत्कृष्ट कहानी की रचना कर सके। थैंक यू रवि जी। मैं शरबत साहब ने जो बोला उसमें 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सच बोला कि सिनेमा का जो सिस्टम है वो पूरा हाईजेक होता है, कुछ खास हाथों में चला गया, और उसी के कारण सिनेमा की ये स्थिति पिछले 50-60 सालों में हुई है। और अच्छा संकेत उसमें ये है, OTT लाख बुराइयां लाया हो, लेकिन उसने दर्शकों को तैयार किया है। उसने एक अलग विजन दिया है दर्शकों को, खासकर यंगस्टर्स को, कि वो सारे विषयों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और पसंद करते हैं। और रेटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, IMDb है या दूसरे हैं, भविष्य में आने वाले उसमें और आएंगे, ये सिनेमा की दिशा को तय करेंगे। वो जैसा सर ने बताया कि क्या चाहिए ये दर्शक को बोलना पड़ेगा। अब दर्शक इंडिविजुअली तो नहीं बोल सकता, लेकिन रेटिंग देके बोल सकता है, ये होटल मुझे रुकना है और इसकी 5 स्टार रेटिंग है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। सेम पिक्चर्स के साथ होने वाला है। तो हमें 2 लोगों के लिए बड़ा एहसान मंद होना चाहिए, OTT को, हालांकि बड़े उनके ऊपर हमेशा गन तनी रहती है, और दूसरा यंगर क्राउड को, जो इतने अच्छे एनालाइजिंग माइंड के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। और इसमें एक और अच्छा पहलू सामने आया है कि सिनेमा जो कुछ हाथों में केंद्रित था, कुछ हाथों की पकड़ था, वहां से छिटक के दूर गिर गया, क्योंकि उसको भी बड़ा वो भी बड़ा कष्ट में था। तो जैसे ही उसको नए लोग, नए दर्शक दिखे, फोन की तरफ चला गया। और इसी से मैं आपके अगले प्रश्न की तरफ आता हूँ कि आप देखिए, स्क्रीन प्ले में, स्क्रीन राइटिंग में ज़्यादातर लोग यंग लोग हैं जो लिख रहे हैं, और पटकथा लेखन इतना आसान नहीं होता है। पटकथा, मैं तो कहूँगा ये पूरी मैथमेटिक्स है, पूरी मैथमेटिक्स है, एनालिसिस है, रिसर्च है। एक आदमी कैसे डायलॉग बोलेगा, उसके ऊपर बहुत रिसर्च लगती है, बहुत रिसर्च लगती है। या पटकथा के क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो तो हैं आजकल। उसके अलग से सॉफ्टवेयर भी है, सेटेक्स का काम होता है, उसमें आपका सीन डिस्क्रिप्शन होता है, एक
सीन के बारे में भी बात होती है, कैरेक्टर्स के बारे में भी बात होती है, प्लेसेस के बारे में बात होती है, स्टोरी भी होती है, एंटागोनिस्ट भी हो सकता है, प्रोटैगोनिस्ट भी हो सकता होगा, वो तो उसके कंपोनेंट्स हैं। पर इसमें सबसे अच्छा पार्ट हुआ जो ये है कि आज मेरे पास भी, जैसे हम लोग कुछ फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मेरी कुछ फिल्म जो सोशल मुद्दों के ऊपर ही होती हैं 24 अवार्ड्स नेशनल और इंटरनेशनल मिले हुए हैं। और वो सारी कहानियाँ बहुत मैं नहीं समझता कोई 26-28 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे मेरे पास लेके आए और उसके ऊपर कहानियाँ हमने बनाई। तो ये एक बहुत अच्छा प्रचलन है जो चालू हुआ है, और हमें सबको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो नए नए सब्जेक्ट्स पे दर्शक वर्ग को तैयार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इमोशंस के ऊपर काम हो रहा है जिन इमोशंस के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। कई बार उनका हमें स्याह पक्ष भी दिखता है, लेकिन जब भी आदमी आंख बंद करके सोचता है उसके बारे में, उसका उजला पक्ष भी जरूर सोचता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मेरी शुरुआत है। और जहाँ तक स्क्रीन प्ले का मामला है, आपने बताया कि टेक्निकल है, इट इज़ 100% टेक्निकल, इट इज़ 100% टेक्निकल। ऐसा बोलते हैं जैसे मैं 30 साल तक आर्किटेक्चर में रहा, इंजीनियरिंग में रहा, उसके बाद मैंने फिल्म की 2 साल PhD करने के बाद मैंने फिर डिप्लोमा किया एक्टिंग में अनुपम खेर साहब के पास, और मैंने काम किया। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में कहते हैं कि जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट बनेगा, उतना अच्छा बिल्डिंग इंडस्ट्री बना पाएंगे आप। और स्क्रिप्ट जो है, स्क्रीन प्ले जो है, एक प्रकार की वो ड्राइंग है, उसमें सब डिटेलिंग है। आपने किसी सीन को ज़्यादा खींच दिया, बोर हो जाएगा, उसमें एक ऑप्टिमम चीज होना जरूरी है। अच्छे डायरेक्टर्स जो हैं वो इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम चीज़ों को डायलॉग्स के बिना दर्शक तक पहुंचाएं। डायलॉग्स कम से कम, जहाँ जरूरी है उसको फोर्स करें कि वो क्या चाहता है। अगर उसको चाय चाहिए है तो उसके एक्शन से सामने आना चाहिए कि उसको चाय चाहिए। दर्शक के भी दिमाग को थोड़ी एक्सरसाइज लगनी चाहिए, उसको मेहनत लगनी चाहिए थोड़ी सी किसी चीज को समझने के लिए, वो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। वो स्क्रीन प्ले एक तरह का ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं कि बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स एक फिल्म बनाने की वहाँ पर समाहित होती है। अब आप पुरानी स्क्रिप्ट्स को देखें, पुरानी फिल्मों को देखें और अभी नई फिल्म को देखें, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, जैसी भी है, जल्दी है, अच्छी है, पर अगर आप स्क्रिप्ट के एंगल से देखते हैं उनमें, तो उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। एडिटिंग में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कहानी खराब है, अच्छी है, ये एक अलग मसला है। पर ये जो नया टैलेंट सामने आया है, तकनीकी रूप से हम विकसित हुए हैं, बहुत विकसित हुए हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं पढ़ता हूँ कि आने वाले समय में एक्टर्स तो नहीं होंगे, या नॉन एक्टर्स जो हैं वो नहीं होंगे, दूसरे एक्टर्स होंगे। शाहरुख खान साहब का एग्रीमेंट होगा केवल उनकी आवाज़ का और उनकी शरीर का। उनको सेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रोन जाकर पहले से शूट कराएंगे और उनको सुपर इम्पोज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये काम कराएंगे। सिनेमा इतनी तेज़ी से उस दिशा में जा रहा है, और उसमें ये जो यंगस्टर्स की सहभागिता है, ये बहुत अच्छा साइन है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो एक स्टार कल्चर है उसमें भी धीरे धीरे एक तरीके से उसको भी लोगों ने अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। वो ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से सम्मान दे रहे हैं कहानी को। कहानी कितनी अच्छी है। आपकी इस बात पे मुझे एक फिल्म याद आई अभी, अल्फोंसो क्यूरॉन एक मैक्सिकन डायरेक्टर हैं, उन्होंने ग्रेविटी करके एक फिल्म बनाई जिसे ऑस्कर भी मिला था और बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी उसमें। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा उन डायरेक्टर की कि वो इतनी बड़ी बजट की एक साइंस फिक्शन बनाने के बाद उन्होंने अपनी बचपन की यादों पर एक फिल्म बनाई, वो ब्लैक एंड व्हाइट बनाई, और उसमें जो नायिका ली, उस एक महिला की कहानी है, मेड की, एक घर की नौकरानी की, और उसमें कोई स्टार नहीं है। उसमें उन्होंने एक रियल लाइफ में जो नौकरानी, एक मेड का काम करने वाली महिला को उस फिल्म में मुख्य भूमिका दी और उस फिल्म को अगेन ऑस्कर मिला। तो इस तरह की प्रयोग धर्मिता और इस तरह की रिस्क लेने की जरूरत हमारे सिनेमा के लिए, सिनेमा को भी इसकी जरूरत है। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, इंडियन फिल्म का महारानी पिक्चर है। अब ये भी एक ऐसा विषय है जिसको आज से 10-15 साल पहले कोई छू नहीं सकता था, लेकिन अभी सुभाष कपूर साहब ने उस पिक्चर को बनाया
बहुत हिट हुई। आप देखिए उसमें एक दो मेन एक्टर्स को छोड़ दें तो बाकी सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो लोकल लेवल पे उठाए और उन्होंने कितना अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ महारानी 2 एज एन एक्टर। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं विषय के भी और आर्टिस्ट के भी। अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं इस चर्चा के, और मैं आप दोनों आदरणीयों से मैं ये विनती करूंगा कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है लेखकों की और जो वर्तमान पीढ़ी है, जो वर्तमान लेखक है, इन्हें आप लोग अपने अंदाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपसे शुरू करते हैं जैन साहब। जहाँ तक लेखन की बात है, मैं सोचता हूँ कोई भी आदमी लिखने बैठे तो उसको फिनिश करे। बीच में राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, आदमी को खुद डरने लगता है कि मैं जो लिखने वाला हूँ शायद मैं उससे अच्छा कुछ लिख सकता हूँ, उसको बाद में लिखूंगा। तो एक बार किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लें, अच्छा बने गंदा बने, पर उसका लेखन करें। एडिशन, ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन ये सब बाद में हो सकते हैं जब आप स्क्रिप्ट को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो। और इस स्क्रिप्ट को हमेशा लोगों को दिखाना चाहिए और दिखाने के अलावा उसके ऊपर डिस्कशन भी होना चाहिए। ये अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल पायरेसी का डर है, बाद में शायद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इस इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके कि अगर आपने स्क्रिप्ट लिखी है और आपने मेरे से चर्चा करी तो मैं कहीं उस पर कुछ ना कर डालूँ। मैं उदाहरण देता हूँ, एक ब्लैक लिस्ट करके कंपनी है, आपने किसी नहीं होगा। तो ब्लैक लिस्ट इतनी फेमस है कि उनके पास लोग अपनी स्क्रिप्ट भेजते हैं और उस स्क्रिप्ट को वो इवेल्युएट करवाते हैं सोसाइटी के अलग अलग लोगों से, जुडिशरी के लोगों से, पॉलिटिशियन से, स्टूडेंट से, दूसरे लोगों से। उसके बाद उनका बहुत क्रिटिकल एनालिसिस होता है, उनका बहुत मैट्रिक्स बड़ा कठिन है, और उसके बाद वो उसकी रेटिंग देते हैं और रेटिंग को डिस्प्ले करते हैं, और वहाँ से कोई भी प्रोड्यूसर रेटिंग के हिसाब से उसको उठा सकता है। अगर उनको अच्छा लग रही है कि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी रेटिंग है, सबने इतने बढ़िया कमेंट्स दिए हैं, पिक्चर भी उस पर बनी नहीं है, ये ऑप्शन में पार्टिसिपेट करके उसको उठा सकते हैं। दोनों को फायदा है। प्रोड्यूसर को मालूम है कि उसके गड्ढे में गिरने के चांसेस कम है, और दूसरा जो लिखने वाला है उसको भी मालूम है कि उसने जो बनाया है वो सॉल्व है। जी, ये बहुत अच्छी बातें हैं जो हम पश्चिम से भी सीख सकते हैं, और इस तरह के काफी प्लेटफॉर्म्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोरली हम लोग इतने, हमारे यहाँ का इतना समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो वीक हैं कि वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी एक बड़ा विषय है, पायरेसी भी एक बड़ा विषय है हमारे यहाँ पर, जिस पर हमें सोचना होगा। भाई साहब, आपकी तरफ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे वर्तमान और भावी लेखकों? स्क्रिप्ट राइटर के लिए मैं 2-4 छोटी बातें बताना चाहूँगा कि आप वो लिखें जो आप अच्छे से जानते हैं या उसे जानने की कोशिश कीजिए। अपने पात्र, जैसे आप देखिए, मैं आपको कहूँ कि कुछ भी ऐसा बड़ा छोटा महत्वपूर्ण गैर महत्वपूर्ण ऐसा कुछ नहीं होता। अभी कोई फिल्म है टॉयलेट के ऊपर, एक टॉयलेट फिल्म है और बड़ी उपयोगी फिल्म थी वो। भारत का जो शौचालय को बनाने का अभियान चल रहा है सरकार का, उस पर थी। फिर पैड में नहीं। अब ये कोई बड़े एम्बिशियस मुद्दे नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये बड़ी लव स्टोरी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बड़ी हिट हुई है। तो वो जो राइटर था उसने अपने आसपास की समस्याओं को देखा कि यार मेरे पूरे गांव में ये इतनी बड़ी समस्या है कि जीवन मरण का प्रश्न है, इस पे फिल्म क्यों नहीं बन सकती। तो आपको जो जन्म मिला है, आप जिस भी कोने पर बैठे हैं संसार के, उस गांव के, उस शहर के, वो आपको दिया गया है। आप उस दृष्टिकोण से देखिए, आपको पक्का एक नया विषय मिलेगा और उसे डेवलप कीजिए। तो उसका आपका क्या है, महत्वपूर्ण भी रहेंगे आप, कि आप एक यूनिक सब्जेक्ट ढूंढ कर लाए। अब मान लीजिए से मेरे देश में हर गांव हर कोने में ऐसे उनके आसपास की चीजें वो लिख कर लाते हैं और उसे फिल्म के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प कर लीजिए। जैसे अभी अजय जी ने कहा, वो बहुत बढ़िया काम है कि आप बेसिक कंटेंट बना के लाइए, बाद में डेवलपमेंट हो जाता है। तो 1-2 चीजें हैं, आपकी जो भी स्क्रिप्ट है ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब उसको जब शूट किया जाए तो उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि कोई हम फिल्म देख रहे हैं। मैस्मरिज्म होता है सिनेमा, जिसको हम कहते हैं कि हिप्नोटिज्म होता है।
जब आप अच्छी फिल्में ऐसी होती है कि आपको इंटरवल होता है तो पता लगता है कि अरे मैं बेफजूल ही रो रहा था, मैं बेफजूल हंस रहा था, अच्छा मुझे तो कहीं वॉशरूम भी जाना था, मैं भूल ही गया ये किसका हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ था। तो उसने आपको थॉटलेसनेस की तरफ ले गए वो। अब जहाँ पर आपके थॉट बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर मेडिटेशन हो जाता है, एक किस्म का रिलैक्सेशन है। तो आदमी को अच्छा लगता है कि साहब मैं 3 घंटे में दुनिया भूल गया। तो ये जो विज्ञान है, ये जो हमारा व्यवसाय है, ये मैस्मरिज्म का, हिप्नोटाइज करने का है। तो वो जो चीज है आपकी कंटेंट में तब आएगी जब आप उस पात्र को करीब से देखिए, जी लीजिए उसको, लिखते लिखते आप गायब हो जाइए, भूल जाइए उसमें, स्क्रिप्ट ही बचे, आपका पात्र ही बचे, आप चले जाए वहां से, भी लगे नहीं कि मैं बीच में लेकर बीच में सर उठा रहा हूँ। आप अपसेंट हो जाइए, उसमें भूल जाइए, आप चले जाएंगे, स्क्रिप्ट बच जाएगी। इतने शिद्दत से, इतनी गहराई से उस पात्र को जिए, उस गांव को, उस वातावरण को, अपने सराउंडिंग को, और स्क्रिप्ट आपसे सरोकार रखती हो। आप यहाँ पर बैठे जर्मनी के बारे में लिख रहे हैं, मैं इस चीजों में विश्वास नहीं करता। मैं पगड़ी पहनता हूँ, मैं किसान हूँ, तो मैं सबसे अच्छा, मुझे ईश्वर ने वो मौका दिया है कि मैं पगड़ीधारी किसान की पीड़ा, उसके सुख, उसके दुख, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर, मैं सब कुछ समझता हूँ, उसके जीवन के रंग। तो मैं वो सबसे अच्छा इस दुनिया में सबसे अच्छा लिख सकता हूँ। तो मुझे फोकस करना चाहिए अपने आसपास के, और उसमें दो बातें होंगी, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारी सब चीजें असली होंगी। ईरान की फिल्में पूरी दुनिया में बड़ी पॉपुलर होती है और उनके पास सब 50,000, 25,000, 10,000 का ऐसा बजट नहीं होता, लेकिन वो क्या है, अपने आसपास की बातें करते हैं, हमसे रिलेटेड जो बातें वो करते हैं, जिससे देखकर आदमी को महसूस हो। देखिए क्या होता है कि आप जब एक समस्या की बात करते हैं, वो खुद की करते हैं तो स्वार्थ हो जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जब सबकी बात करते हैं ना, तो वो विश्व मीडिया के लिए उपयोगी हो जाता है। तो वो किसी भी छोटी समस्या को कोने पे उठाते हैं, स्त्रियों की समस्या लिए तो सारी स्त्रियों की होगी, बुजुर्गों के लिए तो सारे बुजुर्ग। अब वो देखिए, अभी अमिताभ बच्चन को कुछ वो टॉयलेट वॉयलेट साथ में लेके चलते हैं, कमोड अमोड वाली फिल्म की, वो सारे वर्ग विशेष उम्र के दर्द है वो। तो वो फिल्म चली, स्माइल पिंक की डॉक्यूमेंट्री आई है, क्या इसका विषय है, मुझे देख के मैं अभिभूत हो जाता हूँ उसको। एक बच्ची है जिसका होंठ कट गया है, वो मुस्कुराती है तो विभत्स दिखती है, लोग देख के उससे मुंह फेर लेते हैं, स्माइल पिंक की। फिर अंत में उसकी सर्जरी वर्जरी होती है सहायता से, और वो फिर मुस्कुराती है प्रॉपरली और अच्छी सुंदर दिखती है। तो ये एक ऐसे वर्ग हैं, उनका विषय आप उठाइए तो आप, मेरा ख्याल है, जन सेवा कर रहे हैं, आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं और आपका जीवन सार्थक है। मैं सबसे बड़ा कंटेंट राइटर समझता हूँ राष्ट्र कवि प्रदीप जी को। उनकी मैं गाने सुनता हूँ तो मुझे लगता है जी बिल्कुल, मैं भी ताली बजाता हूँ कभी। इतनी सादगी, प्रेमचंद जी से भी बुरे मेरी नजर में, मेरा दृष्टिकोण है। प्रेमचंद जी ने, ठीक है, आसपास में कफन की समस्या, उस गाँव में कफन बड़ी रईसी होती थी कि कफन आ गया मतलब इज्जत से विदाई होगी। कफन पे लिखा, आप देखिए घीसू विसुर कैसे पात्र हैं उन दिनों उन्होंने अपने आसपास। लेकिन कवि प्रदीप जी तो मतलब धूल में सरोबार पृष्ठभूमि में जन्म लेकर, और अपनी उनकी ट्रेनिंग नहीं गढ़नगर उज्जैन और सब अपने इसी वातावरण में हुई, और उसी पेन कागज से उन्होंने क्या शब्द लिखे, देखिए, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। पूरी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी आ गई इसके अंदर, कभी धूप तो कभी छांव। एक गाना उनका मुझे गीत याद आ रहा है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये सीन आजादी के जस्ट बाद का जो सीन है, उस देश में क्या वातावरण बन रहा था, ये इतने सी लाइन में हो गया। इसको आप जैसे जैसे आगे सुनेंगे तो ऐसा लगता है ये कौन थे यार, क्या शक्ति थी। सिर्फ सिंपल सादगी सबसे बड़ी शक्ति थी। सादगी, जेन्युइन होना, असली होना, कि अपने, मुझे नकली चीजों के बारे में सोचना नहीं है, अपने आसपास के। आपकी मैंने 1-2 शॉर्ट फिल्म ऐसी देखी, आप अपने आसपास घर परिवार उस पर ही बनाते हैं, तो मुझे लगा टची लगी, मुझे अच्छा लगा। ऐसे विषय होने चाहिए। तो आपके लिए अनलिमिटेड स्कोप है। आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी 19-20 भी होगी तो तकनीक तो समय के साथ आते रहती है, आप सब प्रवीण हो जाएंगे, दुनिया आपको सब सिखा देगी। लेकिन आपकी शुरुआत, जो चयन कर रहे हैं आप, वो मुद्दा, वो विषय जो आप उठा रहे हैं, वो घिसा पिटा नहीं होना चाहिए। और वो मेरा ऐसा सोचना, वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए जो जमाने को पता है कि जो सारे ओटीटी पे। हाँ, इसमें यूट्यूब ने ओटीटी और थिएटर से बहुत मदद की। थिएटर ने तो फिर कोई मदद की, थिएटर मतलब जो हमारे सिनेमाघर है। आपका बिल्कुल कहना सही कि ओटीटी ने एक नया आसमान खोला, लेकिन उससे भी बड़ा आसमान यूट्यूब ने खोला है। यूट्यूब में मैं देखता हूँ, झाबुआ का कोई व्यक्ति है, उसका गाना है तो 20 मिलियन व्यू हो गए उसके, लोकल वहीं पर बना है, वहीं रिकॉर्ड हुआ है।
कोई पेटलावत का गाना है, उनकी कल्चर है, वो अपनी छोटी छोटी टिप्पणिया जी के वो गाने हैं, अपने कबीर के ऊपर, तो कबीर के बहुत सारे हर मौलिक यानी किसानों का चैनल आप देखिए, उनके फेस्टिवल रंग पर्व हर क्षेत्र के, तो रीजनल भी हो गया, अपनी बात भी हो गई। तो एक से नंदा जी बेहरा जी आते थे ना कभी मालवा हाउस में, वो बड़ा गांव में लोकप्रिय होता, तो वैसा यूट्यूब पर भी एक स्कोप हुआ। मेरा यूट्यूब ज्यादा मदद कर रहा है। तो ऐसे असली बातें हम करेंगे, अपने आसपास की बात करेंगे, तो ये जो विधा है पटकथा की बहुत सशक्त होगी, और इसके सिवा और कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आता बदलाव का। हेलो, सही कहा भाई साहब आपने कि सहज होना, सरल होना भी एक बड़ा काम है, वही उत्कृष्टता की ओर ले जाता है हमें। और वर्तमान समय में कई नए प्लेटफॉर्म्स भी खुल गए हैं, तो हम अपने अगर उद्देश्य पक्का है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छा करने के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए रचनात्मक होना, मौलिक होना, अपने असल में होना या खुदरंग होना बहुत जरूरी है। और हमारा अपना रंग है भारतीयता का रंग। तो आशा करते हैं कि वर्तमान और भावी लेखकों की पीढ़ी अपनी पटकथाओं में, अपनी कहानियों में भारतीयता का सुनहरा रंग भरेगी, और उन कहानियों के माध्यम से भारतीय फिल्में विश्व के क्षितिज पर सूर्य की तरह चमकेगी। आदरणीय आजाद जैन जी, आदरणीय मनोज शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव जो इस चर्चा में शामिल हुए, आप सबका हृदय से धन्यवाद एवं आभार।